वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना मतलब सभी उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन करना है। सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, बैंकिंग भर्ती, लेखापाल, पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे YouTube चैनल ओपी मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान का 460 प्रश्न और विज्ञान विषय का 500 प्रश्नों का हल कर चुके हैं। जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अब हम लोग डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश में ऐसी मृदा जो भारी दोमट है तथा pH 4.5 से 5.0 है, क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है गन्ना, ऑप्शन नंबर बी दिया है चावल, ऑप्शन नंबर सी दिया है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी दिया है मक्का। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। हमारे देश में ऐसी मृदा जो भारी दोमट है तथा pH 4.5 से 5.0 है, क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा चावल। तो हम लोग चावल पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का आदि स्थान यूरोप महाद्वीप में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राई, ऑप्शन नंबर बी दिया है मटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है सूर्यमुखी, ऑप्शन नंबर डी दिया है पात गोभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से किस फसल का आदि स्थान यूरोप महाद्वीप में नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यमुखी। इसमें हम चिन्ह लगा देंगे सूर्यमुखी। सूर्यमुखी पर चिन्ह लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी सूर्यमुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल स्फीयर वायुमंडल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जैवमंडल बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी दिया है वायुमंडल एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर सी दिया है परिमंडल इकोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी दिया है चुंबक मंडल मैग्नेटोस्फीयर। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल स्फीयर वायुमंडल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल, यानी एक्सोस्फीयर। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी में चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है टोपोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी दिया है मीसोस्फीयर। ऑप्शन नंबर सी दिया है स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मीसोस्फीयर। तो हम इसलिए ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है तंबाकू। ऑप्शन नंबर बी दिया है सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी दिया है मक्का। ऑप्शन नंबर डी दिया है सूर्यमुखी। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में से किसे चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी दिया है सारगैसो सागर। ऑप्शन नंबर सी दिया है लाल सागर। ऑप्शन नंबर डी दिया है चीन सागर। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सारगैसो सागर। इसलिए हम इसमें चिन्ह लगा देंगे सारगैसो सागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी दिया है कापरनिकस। ऑप्शन नंबर सी दिया है केपलर। ऑप्शन नंबर डी दिया है पाइथागोरस। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाइथागोरस। इसलिए हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी पाइथागोरस। अगला प्रश्न है, सूर्योच्च के समय पृथ्वी से
सूर्य की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 142 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया है 152 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया है 142 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले। सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 152 मिलियन किलोमीटर। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी में चिन्ह लगा देंगे 152 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एशिया के किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चीन। ऑप्शन नंबर बी दिया है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत। ऑप्शन नंबर डी दिया है फिलीपींस। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। एशिया के किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। हम इसलिए इंडोनेशिया में टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, समान ग्रीष्मकालीन तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आइसोथेरे। ऑप्शन नंबर बी दिया है आइसोपैच। ऑप्शन नंबर सी दिया है आइसोजीरोमीन। ऑप्शन नंबर डी दिया है आइसोडाइन। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। समान ग्रीष्मकालीन तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसोथेर। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगा देंगे आइसोथेर। अगला प्रश्न है, CVP सूचकांक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निम्न में से किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी दिया है जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी दिया है वनस्पति वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी दिया है औद्योगिक समृद्धि। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। CVP सूचकांक निम्न में से किसको प्रदर्शित करता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी वनस्पति वृद्धि। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी में चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है धान। ऑप्शन नंबर बी दिया है ज्वार। ऑप्शन नंबर सी दिया है मक्का और ऑप्शन नंबर डी दिया है गेहूं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, यानी इसमें से कौन भिन्न है? इसका उत्तर होगा गेहूं। इसका उत्तर होगा गेहूं। हम इसलिए इसमें गेहूं पर ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र घटते क्रम में बताइए। ये प्रश्न MPPSC 1990 में आया था। उस समय ऑप्शन नंबर ए बी सी डी था, लेकिन वर्तमान में ई अतिरिक्त जोड़ दिए हैं, क्योंकि यह ई नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सुन लीजिए,
भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र घटते क्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी दिया है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ई छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। यहाँ पे एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र घटते क्रम में बताइए। यानी यहाँ पे कोयला उत्पादन क्षेत्र के बारे में बताना है हमको। यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अगला प्रश्न है प्लासी किस राज्य में है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर सी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी दिया उड़ीसा। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, प्लासी किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। प्लासी किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य प्रदेश। यानी प्रश्न फिर से एक बार सुन ले, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा कितनी होती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तरी ध्रुव की तुलना में 2 गुनी अधिक, ऑप्शन नंबर बी दिया है दक्षिणी ध्रुव की तुलना में 4 गुनी अधिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोनों ध्रुवों की तुलना में 4 गुनी अधिक, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ध्रुवों की तुलना में 4 गुनी अधिक, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगा देते हैं, दोनों ध्रुवों की तुलना में 4 गुनी अधिक होती है। अगला प्रश्न है, वास्तविक उत्तर का निर्धारण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है गायरो कंपास, ऑप्शन नंबर सी दिया है भौगोलिक उत्तर के ठीक ऊपर स्थित ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, वास्तविक उत्तर का निर्धारण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी गायरो कंपास भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक उत्तर के ठीक ऊपर स्थित ध्रुव तारा ये भी सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की नाट्य पद्धति को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कथक, ऑप्शन नंबर बी दिया है
ओडिशा ओडिसी। ऑप्शन नंबर सी दिया है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी दिया है भारतनाट्यम। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, उड़ीसा की नाट्य पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिसी। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चेन लगा देंगे। अगला प्रश्न है, जेम्स वाट के रेल इंजन से लाभान्वित होने वाला कौन सा उद्योग था? ऑप्शन नंबर ए दिया है सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी दिया है लौ। ऑप्शन नंबर सी दिया है यातायात। ऑप्शन नंबर डी दिया है जलयान निर्माण। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, जेम्स वाट के रेल इंजन से लाभान्वित होने वाला कौन सा उद्योग था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौ। अब इसलिए बी पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वायुमंडलीय आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी दिया है मेघाच्छादन की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी दिया है ओस जमाव का स्तर। ऑप्शन नंबर डी दिया है सौर प्रकाश की मात्रा। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघाच्छादन की मात्रा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी दिया है पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी दिया है चीन सागर और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है पेरिस और ऑप्शन नंबर बी दिया है दी हेग। ऑप्शन नंबर सी दिया है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी दिया है जेनेवा। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दी हेग। तो हम इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे, दी हेग। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी दिया है स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर सी दिया है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी दिया है न्यूजीलैंड। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। इसलिए हम इस पर चिन्ह लगा देंगे, न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आकार। ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्य। ऑप्शन नंबर सी दिया है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी दिया है अवस्था।
एक बार फिर प्रश्न सुन लें। नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी दिया है एशिया। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका उत्तर होगा एशिया। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगा देंगे, एशिया। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है खनिज संपदा, ऑप्शन नंबर बी दिया है जलवायु, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्राकृतिक बनावट, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्राकृतिक वनस्पति। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। इसलिए हम इस पर चिन्ह लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। अगला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वतमाला में स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी दिया है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी दिया है विंध्याचल, ऑप्शन नंबर डी दिया है अरावली। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। पिपली घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी दिया है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी दिया है नीलगिरी क्षेत्र, भारत। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। इसलिए हम इस पे ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लावा निर्मित पठार नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोलंबिया का पठार, ऑप्शन नंबर डी दिया है एबिसिनिया का पठार। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्न में से कौन सा लावा निर्मित पठार नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का पठार। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी दिया है ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी दिया है तापमान, ऑप्शन नंबर डी दिया है दबाव एवं घनत्व। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर ए भूकंप विज्ञान, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उसका ह्रास हो रहा है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, चूंकि भूगोल के भौतिक एवं मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है। अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन भी किया जाना चाहिए। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कुमार शैम्पुल, ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर सी दिया है जीन ब्रोन्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है डी.एच. डेविस। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उसका ह्रास हो रहा है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, चूंकि भूगोल के भौतिक एवं मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है। अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन भी किया जाना चाहिए। कथन किस विद्वान का है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जीन ब्रोन्स, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर ए दिया है मरुस्थल में बनता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है गर्मी से बनता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है पानी के नीचे बनता है, ऑप्शन नंबर डी दिया है पहाड़ के नीचे बनता है। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पानी के नीचे बनता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर बी दिया है कम आयु में विवाह, ऑप्शन नंबर सी दिया है आर्थिक प्रगति, ऑप्शन नंबर डी दिया है जन्म दर में वृद्धि। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम आयु में विवाह, इसलिए हम इसमें टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। आज का प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास आज हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों के पास हमारा वीडियो स्वतः पहुंचेगा, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाले ऑप्शन जा करके ऑल वाले पर टिक कर दें, जिससे अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। यदि यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।